आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता के बारे में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आते ही आते हैं और ये आपको लिखने और ऑब्जेक्टिव हल करने में मदद करेगा। ये जो टॉपिक है आज का, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दादा भाई नौरोजी देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारत के निर्माताओं में इनका भी योगदान रहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, तो वहीं दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह की संज्ञा दी गई है। 4 सितंबर 1825 में मुंबई के एक पारसी परिवार में ये पैदा हुई है। इनका परिवार बहुत ही गरीब था और ये पढ़ लिख लिए। फिर उसके बाद एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक नियुक्त हुए। आप देखिए कि इन्हें जब ये थे तो वहीं पर कॉलेज, एल्फिंस्टन कॉलेज में, तो वहीं के एक प्राध्यापक ने इन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के ये सलाहकार भी थे। महात्मा गांधी के सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया। जब ये इंग्लैंड में थे तो गांधी जी इनसे बराबर मिला करते थे और इन्होंने अपने जीवन का लगभग 40 वर्ष कांग्रेस की सेवा में व्यतीत किया और कांग्रेस को राजनीतिक आधार प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कांग्रेस से पहले जो गठित हुई थी INA, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो उसके सदस्य भी रहे। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में उदारवादी दल के से चुना गया। 1892 में इन्हें टिकट मिला लिबरल पार्टी से, यानी उदारवादी दल से इन्हें इंग्लैंड में टिकट मिला। ये बहुत बड़ी बात थी कि उस समय भारत गुलाम था और ये गए, उदारवादी दल से टिकट इनको मिला और ये पहले भारतीय मूल के सांसद बने। कहाँ? इंग्लैंड में। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बम्बई में उन्होंने ज्ञान प्रसार मंडली नामक एक महिला हाई स्कूल की स्थापना 1852 ईस्वी ये ज्ञान मंडली प्रसारक मंडली और 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। यह फैक्ट है, याद करने की ज़रूरत है आपको। लंदन में रहते हुए 1866 में लंदन इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ों में जो एक इंग्लैंड में भ्रम था लोगों में कि भारत जो है बहुत पिछड़ा हुआ देश है, तो ये इस लंदन इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के मंच से बड़े बड़े विद्वान आकर भारत के बारे में बताते थे। भारत के बारे में उनका दृष्टिकोण जो इंग्लैंड वासी थे उनका परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दादा भाई नौरोजी ने। और वे राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी उदार थे। अब ब्रिटिश शासन को वे भारतीयों के लिए एक दैवी वरदान मानते थे। ये भी याद रखिएगा कि ब्रिटिश शासन को वो भारतीयों के लिए एक दैवी वरदान मानते थे। उन्नीस में उनकी अध्यक्षता में प्रथम वर्ग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। दादा भाई नौरोजी ने कहा, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने जनता के 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया। पहला है लोक सेवाओं में भारतीय जनता की अधिक नियुक्ति हो। उसके बाद विधानसभाओं में भारतीय का अधिक प्रतिनिधित्व, भारत एवं इंग्लैंड के उचित आर्थिक संबंध स्थापित किए जाएं। ये 3 बातें इन्होंने कही। इंग्लैंड द्वारा भारत के किए जा रहे शोषण का सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ध्यान लोगों का आकर्षित कराया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
1901 में इन्होंने ये कंप्लीट किया, लेकिन ये छपी है 1902 में। इसी में ब्रिटिश शासन की आर्थिक कुरीतियों का वर्णन किया और औपनिवेशिक इस पुस्तक में उन्होंने नियंत्रण की आलोचना की, अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया। उन्होंने इस पुस्तक में धन को चूसने के सिद्धांत, धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी जो थी, विस्तृत व्याख्या उन्होंने इस पुस्तक में की। अब कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं उनके बारे में। ये एक व्यापारी के रूप में तो सफल नहीं रहे, लेकिन समाज सुधार और तमाम आर्थिक विचारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। 1874 में इन्होंने काम किया दीवान के रूप में, बड़ौदा के दीवान भी ये रहे। लाहौर कांग्रेस में सभापति इन्हें जब चुना गया था, इनकी लोकप्रियता के बारे में जान लेते हैं। लाहौर कांग्रेस 1900 ये डेट एग्जैक्ट नहीं, तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें सभापति चुना गया। तो लाहौर के लोग जब ये पहुँचे लाहौर, तो वहाँ के लोगों ने इनकी गाड़ी को खुद खींचकर ले गए मंच तक। इसके बाद जब ये वापस आने लगे, प्रयागराज से गुजरे इलाहाबाद में, तो इनका खूब स्वागत इनको लोगों ने इलाहाबाद में उतार लिया और खूब स्वागत इनका किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1866 ईस्वी में, अब मित्र को एक बचाने के चक्कर में, वो लंबा प्रकरण हो जाएगा, इन्होंने अपना पूरा कारोबार चौपट कर लिया था और ये लौट कर चले आए थे बड़ौदा में बताया कि ये दीवान के रूप में जाने गए। नौरोजी जो पार्लियामेंट में नियुक्त हुए थे सांसद, सबसे बड़ा लाभ भारतीयों को क्या हुआ उससे कि 1866 ईस्वी में भारतीय आय व्यय के संबंध के लिए एक राजकीय मिशन गठित किया अंग्रेजों ने। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड वेल्बी। ये वेल्बी आयोग के नाम से भी, वेल्बी कमीशन के नाम से भी ये जाना गया। और इसमें एक सदस्य, एक मेंबर खुद दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, और इसके सदस्य दादा भाई नौरोजी के साथ विलियम वेडरबर्न, ये भी एक सदस्य थे। इसके बाद डब्ल्यू एस केन भी इसके सदस्य थे। मतलब एक भारतीय कमीशन का सदस्य हो रहा है, उस समय बड़ी बात थी। तो वेल्बी की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था और इन्होंने कमीशन के सामने जो गवाही दी थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका कुछ जिक्र ऊपर हम लोगों ने किया है। ये वेल्बी कमीशन के सामने इन्होंने 1897 ईस्वी में स्वयं गवाही दी और उसके 3 शीर्षक के आधार पर उन्होंने गवाही दी। पहली बात कही व्यय का नियंत्रण, जो इतना ब्रिटेन कर रहा है भारत का व्यय, और खर्च का बंटवारा यानी व्यय का नियंत्रण, मतलब जो व्यय भारत का हो रहा है और अंग्रेज अपने हित में कर रहे हैं भारत का व्यय, तो उससे भारतीयों को लाभ नहीं हो रहा है। खर्च का बंटवारा दूसरा टॉपिक था। तीसरा व्यावहारिक प्रतिकार। खुलकर बोलने वाले आप देखिए कि पहले ऐसे भारतीय आपको दिखाई पड़ेंगे, तो उन्होंने खुलकर कहा कि भारत के दरिद्रता का कारण ये ब्रिटेन है। यानी एक सदस्य के रूप में भी इन्होंने जो वास्तविकता थी उससे अवगत कराने का काम किया। और इसे इन्होंने कहा कि कमीशन के सामने ही इन्होंने कहा कि उन्हें नौकरियों में भी आय व्यय के बारे में और उनकी जो सेना है या तमाम नौकरियां हैं उनको वो स्थान दिया जाए भारतीयों को। और साथ ही में ये भी कहा कि ब्रिटिश शासन न्याय और धर्म की नींव पर कायम होना चाहिए, नींव पर कायम होना
चाहिए ताकि दोनों देशों को इसका लाभ मिले। और इन्होंने उसी समय 1882 से 1891 के बीच यानी मार्च माह तक 13 करोड़ 90 लाख अंग्रेजों ने 13 करोड़ 90 लाख क्या किया था, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में खर्च किया था, चाहे वो अफगानिस्तान के प्रतिनिधि हो, चाहे उत्तर पश्चिम या पश्चिम की जो अफगानिस्तान की नीति हो, तो भारतीय धन वहाँ व्यय कर रहे थे। इससे अंग्रेजी साम्राज्य अपनी प्रतिष्ठा उनकी तो बढ़ रही थी, लेकिन नुकसान किसको हो रहा था, भारतीयों को नुकसान हो रहा था। और जो भारतीय इसका लाभ बिल्कुल भारत को मिल नहीं रहा था। तो ड्रैन थ्योरी इन्होंने दिया कि बताया कि भारत की दरिद्रता का कारण ये अंग्रेजी नीतियां हैं। इसके बाद इन्होंने समाज के बारे में भी अपने विचार रखे। इन्होंने कहा कि हम समाज की सहायता से आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें भी पूरे मन से समाज की सेवा करनी चाहिए। ये जोड़ने की बात कही इन्होंने लोगों को समाज से। इसके अतिरिक्त तो आप देखिए उन्होंने जो पहली सोसाइटी गठित की थी, जिसको कहा गया स्टूडेंट्स लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, इसका गठन किया। इसको विद्यार्थियों की साहित्यिक एवं वैज्ञानिक समिति नाम से भी जाना जाता है, जिसका हिंदी होता है। इसकी अनेक जहाँ शाखाएं खोली गई और जहाँ जहाँ भी इनकी शाखाएं खोली गई उसी को कहा गया था ज्ञान प्रसार मंडली। इन्होंने शिक्षा पर बल दिया और इन्हीं के प्रयासों से बम्बई में स्त्रियों के शिक्षा के लिए पाठशालाएं खुलनी शुरू हो गई। पाठशालाएं खुलनी जब शुरू हो गई तो पहले तो इनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय का समाज तो जानते हैं कि भारत में पुरुष प्रधान समाज था और कहीं ना कहीं अब भी उसका रूप दिखाई पड़ता है। तो उस जब ये कहे कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए तो बड़ा इनका विरोध हुआ। जो रूढ़िवादी थे उन्होंने इनका विरोध किया। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने बम्बई एसोसिएशन फ्रॉम जी इंस्टीट्यूट ईरानी फंड पारसी जिम्नेशियम विडो मैरिज एसोसिएशन विक्टोरिया एसोसिएशन के बाद विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इत्यादि संस्थाएं स्थापित करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखिए 1851 ईस्वी में उन्होंने एक साप्ताहिक निकाला, रास्त गुफ्तार, इसका सत्यवादी, एक समाचार पत्र ये गुजराती में निकाला इन्होंने। इस समाचार पत्र में इनके सहायक थे
नौरोजी फरदुंजी, ये पहले हो गए। दूसरे सहायक थे जहांगीर वरजोर जी। अब तीसरे सहायक थे एस बंगाली। और भारतीय, इसके अतिरिक्त आप देखिए भारतीय सिविल सर्विसेज में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्वाचन की पद्धति जो है उठा ली गई। जो पुरानी निर्वाचन पद्धति थी सिविल सर्विसेज की, उठा कर उसके स्थान पर प्रतियोगिता मूलक परीक्षा का नियम बना दिया। अब एक मामला इनके सामने आया कि एक व्यक्ति थे R.H. वाडिया। ये जब गए परीक्षा देने के लिए सिविल सर्विसेज की, तो कमिश्नर ने उनकी आयु को लेकर आपत्ति जताई। और बाद में इनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाकर मामला और भारत में भी सिविल परीक्षा कराने के लिए सहमति बना ली। इसके बाद आप देखिए ईस्ट इंडिया, पहले चर्चा हो चुकी है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी उमेश बनाने में इन्हें सहायता दी थी उमेश चंद्र बनर्जी ने। इसके बाद ये ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन किया और उसमें उन्होंने भारतीय राजाओं से ये कोई भी संस्था बनती है तो उसको चलाने के लिए उसका उसमें अनुदान भी चाहिए। इस सोसाइटी का उन्होंने क्या किया, भारतीय राजाओं से अनुदान लेकर इस सोसाइटी को आगे बढ़ाया और इस सोसाइटी ने भारतीय मामलों पर प्रगतिशील विचार प्रकट किया। मतलब जो अंग्रेजों की नज़र में भारत एक रूढ़िवादी देश है, भारत एक परंपराओं वाला देश है, तो इस मंच से ईस्ट इंडिया सोसाइटी से अंग्रेज भी आते थे, यहाँ अपने विचार रखते थे। इस मंच से दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का काम किया। अब दादा भाई नौरोजी इतिहास उसके बाद देखते हैं। 30 जून 1917 को उनकी मृत्यु हो गई। अब भारत का ग्लैड स्टोन इन्हें कहा जाता है। गोखले ने इनके बारे में कहा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। दादा भाई नौरोजी का जो ड्रेन थ्योरी है, जो धन निष्कासन का सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं अलग, यहाँ तो थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया, आगे कभी मौका लगा तो उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। तो इसके बाद अगले देखते हैं नेता के बारे में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में बंगाल में 1848 में जन्मे। 1868 ईस्वी में स्नातक बने। उदारवादी विचारधारा के महत्वपूर्ण ये नेता थे। 1868 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की। 1867 ईस्वी में पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज या ये ICS जिसको कहा जाता था, ये पहली बार उत्तीर्ण करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। पहले भारतीय बन चुके थे। आप देखिए 1868 में इन्होंने उत्तीर्ण किया, दूसरे साल उनके। 1877 में सिलहट के सहायक दंडाधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई।
परंतु शीघ्र ही सरकार ने उन्हें उस पद से बर्खास्त कर दिया। ICS परीक्षा की आयु लीटन द्वारा, लॉर्ड लीटन जो थे, 21 से घटाकर 19 वर्ष करने पर सुरेंद्र नाथ ने देश में इसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाया। 1876 ईस्वी में भारतीयों में जागरूकता फैलाने, उन्हें सार्वजनिक, राजनैतिक, सामाजिक समस्याओं पर संगठित करने के लिए सुरेंद्र नाथ ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसीलिए वो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं ले सके थे, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी उस समय। उन्होंने इस संस्था को 1883 और 1885 में अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात इंडियन एसोसिएशन कमज़ोर पड़ा और 1886 में उसका विलय कर दिया गया, किसमें, कांग्रेस में। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया था। एसोसिएशन के स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ये याद रखिएगा, वहाँ मैं भूल गया था। उन्होंने बंगाली नामक दैनिक समाचार पत्र संपादित किया। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कांग्रेस की स्थापना के समय प्रस्तुत घोषणा पत्र में उनके निर्देश में ही तैयार किया गया था। 1800 और 1902 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उन्होंने कर्जन द्वारा पास किए गए कानून, कलकत्ता अधिवेशन एक्ट, विश्वविद्यालय एक्ट, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगाल, पूरे भारत में तीव्र आंदोलन चलाया इन्होंने। किंतु बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में वो तोड़फोड़ और असंवैधानिक तरीकों के विरुद्ध थे। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया। स्वदेशी के बारे में उनका विचार था, स्वदेशी हमें दुर्भिक्ष, अंधकार, बीमारी से बचा सकता है। स्वदेशी का व्रत लीजिए, अपने विचार, कर्म, आचरण में स्वदेशी का भोग कीजिए। उनका ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, आपको लिखने में भी ये सहायक होगा। जैसे बंगाल विभाजन के बारे में उन्होंने क्या कहा, बंगाल विभाजन जब आप लिख रहे हों तो ये उनका कोटेशन डाल दीजिए। और उसके बाद कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय बनर्जी नरम दल के सदस्य थे। 1909 ईस्वी के पार्लियामेंटो सुधार के लिए उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, किंतु वे बंग भंग की समाप्ति चाहते थे। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। इसके बाद 1913 ईस्वी में उन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया और 1919-20 में गांधी प्रेरित आंदोलन का उन्होंने समर्थन नहीं किया, ये याद रखिएगा। 1921 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। 1921 से 23 में वे बंगाल सरकार में मंत्री रहे और 1925 में उनका देहांत हो गया। ये फैक्ट है, इसको बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत, बस इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। या आपको ऑब्जेक्टिव प्लस लिखने में दोनों में सहायक होगा। अगले भाग में हम गोपाल कृष्ण गोखले और आगे के नेता के बारे में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए 2 ही नेता को इसमें रखे हैं।